बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेस्पा कहानी एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान सदीक और आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे वेस्पा की बात करता हूँ। आज भी वेस्पा की बात होनी है और मुझे आप लोगों के कमेंट करना बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहता है कि क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे आइडिया होता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। तो यकीनन आज भी इसी के ऊपर वेस्पा के ऊपर ही डिबेट करने के लिए मेरे साथ बहुत खूबसूरत से दो शख्सियात मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है उमर एंड मुस्तफ़ा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? जी ठीक। उमर भाई अपने बारे में कुछ बताएं। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम उमर खालिद चौधरी है और मैं मुंसलिक रहा हूँ बहुत सालों से मोबाइलिंग अच्छा। जो एक टेलीफोन नेटवर्क कंपनी है, ठीक है, जिसे अब जैज़ कहा जाता है और अब मेरा अपना बिजनेस है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्तफ़ा भाई आप? मेरा नाम जिस तरह लोग जानते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा फैसल है और मैं जेन्युइन ट्रेडर्स से जो है मेरा ताल्लुक है, जो कि वेस्पा पार्ट्स का वन एंड ओनली एंड द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाकिस्तान है और मैं इसके अंदर इंपोर्ट सेक्टर और ई कॉमर्स को देखता हूँ। सही। तो उमर भाई आपका वेस्पा के साथ ये जो सफ़र था इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? इसका आगाज़ बहुत पहले हुआ जबकि मैं क्लास 7 में था। अच्छा मेरे नाना अबू के पास थे 3 वेस्पा अच्छा। जो कि इटालियन थे। उसमें एक सुपर था, एक न्यू बॉडी लाइन भी था और एक और सुपर था। तो जो पहला 2 व्हीलर मैंने सीखा चलाना वो वेस्पा ही था। अच्छा। और वेस्पा मैंने चलाया है फर्स्ट ईयर तक, यानी कि 4-5 साल मैंने वेस्पा तब चलाया था। उसके बाद वेस्पा आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंट होना शुरू हो गए पाकिस्तान में और फिर एकदम से 2022 के अंदर जो है मुझे दोबारा शौक पैदा हुआ। मेरे पास एक एक्सीडेंटली वेस्पा आ गया न्यू बॉडी लाइन 1984। अच्छा। तो मैंने उसको रीस्टोर किया। सही है। अब वाइल उसकी रेस्टोरेशन जब मैं कर रहा था तो उसी वर्कशॉप के ऊपर मुझे 62 का सामना हुआ। सही है। जैसे बाठा भी कहते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नायाब इसको बोला जाता है। उसका निक नेम लोगों ने पाकिस्तान में डाला हुआ है बाठा। ऐसे वो आया तो वो छोटा सा बड़ा क्यूट सा मुझे लगा, तो वहाँ से मेरा मज़ीद शौक पैदा हुआ जिसकी वजह से मेरे पास 262 भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुस्तफ़ा? मेरा तो खैर क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो मैं इस चीज़ के साथ मुंसलिक था। तो जब मैंने बिजनेस अपना ज्वाइन किया तो उस वक्त मैं वेस्पा की रिस्टोरेशन के अंदर नहीं था, सिर्फ पार्ट्स ही तक। अच्छा। तो जो लोग आते थे उनको मैं देखता था कि जिस तरह कोई भी आया अपने वेस्पा की ट्यून अप कराने या कोई पार्ट्स वगैरह लेने, तो मैं उनके स्कूटर्स को देख के बड़ा फैसिनेट होता था। तो इसी दौरान आपके घर में किसी के पास नहीं वेस्पा था? नहीं, हमारे घर में 2 व्हीलर्स तो वो एक तरह से कि अलाउड ही नहीं थी कि एक जो है ना जानलेवा सवारी है। अच्छा। वो वाली एक जो है ना सोच बनी हुई थी, तो स्कूटर या 2 व्हीलर कोई भी नहीं था। अच्छा। तो खैर इसी तरह लोग आते थे और अपने अपने स्कूटर्स का जब पार्ट्स लेने, तो मैं बड़ा फैसिनेट होता था उनको देख के। तो खैर इसी शौक में मैंने अपना पहला स्कूटर पिंडी से सोर्स किया। अच्छा। और स्कूटर पिंडी से सोर्स करने के बाद फिर मैंने उसका अपना पहला ब्लैक कलर का जो बैटविंग के नाम से लोग जानते हैं उसको मैंने रिस्टोर किया। सही है। तो अभी आपके पास कितने वेस्पा? अभी मेरे पास तकरीबन 4 वेस्पास हैं। अच्छा। 2 मैंने रिस्टोर करके खड़े किए हैं, 2 एज इट इज हैं। अच्छा। तो बाकी उनको भी रिस्टोर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सही है करके सारे, लेकिन मजीद आगे बढ़ने का है कि जी और भी चलें। और उमर भाई आपके पास कौन कौन से वेस्पा? मेरे पास एक 1984 है जिसे अच्छा। न्यू बॉडी लाइन बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे। एक मेरे पास 1962 है और एक मेरे पास उसी जनरेशन का जनरेशन 2 1964। तो मजीद आगे भी लेने का है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि इतने काफी आई थिंक इट इज इनफ। बहुत मगर अगर मुझे 62 मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा और अगर मैंने रिस्टोर करना हुआ तो मैं 62 की तरफ जाऊंगा फिर दोबारा से। और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, सिर्फ वेस्पास रखना जो है ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बंदा कहता है मेरे पास 10 वेस्पा है, अगर वो मेंटेन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक बंदे के पास एक ही वेस्पा है, वो बहुत अच्छी रिस्टोरेशन है, वो मेंटेन है उमर भाई के स्कूटर्स की तरह, तो वो तो 3 भी मोर बेसिकली ये ऐसी विंटेज चीज है ना कि अगर इसको लोग अट्रैक्ट होते हैं इसको रोड पे देख के, तो ये चीज इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास 3 है, वो तीनों एक 2022 में रिस्टोर हुआ, दूसरा मैंने 2023 में लिया, चौथा मैंने 2024 में लिया। अब देखें जो 22 में रिस्टोर हुआ था उसको 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है, मगर वो अभी भी फिट और रिस्टोर्ड कंडीशन में आपको नए लगते हैं, पुराने नहीं लगते। मुस्तफ़ा के पास जो रिस्टोर्ड वेस्पास हैं जो इन्होंने 2 किए हैं, वो वेस्पास अच्छी हालत में है, पेंट और ये पता चलता है। मेरे कुछ जानने वाले ऐसे भी हैं जिनके पास 10-10 भी हैं, 12-12 भी हैं। अच्छा। जिन्होंने अपने घर में खड़े किए हैं, मगर वो पहले कभी रिस्टोर हुए थे और अब उनकी हालत फिर ज़ईफ हो गई। सही है, क्योंकि टाइम देना पड़ता है, जाहिर एक चीज आपने रखी है तो उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो वो अब जो है अगर आप उन वेस्पास को देखें तो वो इस काबिल नहीं है कि वो रोड पे चल सकें। तो उमर भाई वेस्पा जो ये पाकिस्तान में कब आया, या इसको अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो ये कब ये बनना शुरू हुआ? वेस्पा पियागो ने जो फर्स्ट वेस्पा बनाया था वो वर्ल्ड वॉर
2 के दौरान बनाया था। वेस्पा का जो ईयर था मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट वेस्पा का वो 1946 था। ओके, ठीक है जी, ठीक है। 1946 में ही गालिबन वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी और सही। इसको यूज़ किया गया था एज अ वॉर व्हीकल। ये ओके, यूज़ करते थे मेडिकल जो इक्विपमेंट है या दवाइयाँ वगैरह लेके जाता हाँ। था। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल पिक्चर खाने वगैरह पीने अगर की आप चीज़ें सर्च करें तो आ अगर जाती बिल्कुल हैं। आपको नज़र आ जाएंगी। और उसके अलावा जो कुछ वेस्पास थे उसके ऊपर इन्फेंट्री भी जो है वो होती थी। इन्फेंट्री मींस के बाकायदा वो मशीन गन वगैरह भी हाँ, जो है बिल्कुल, फिट बिल्कुल, होती थी बिल्कुल। और ये वॉर के अंदर यूज़ हुआ था। ऐसे ही है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब स्टेबल हुई दुनिया तो फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर आना हुआ और इसी तरह पाकिस्तान में फिर वेस्पा जो है वो 65 की जंग के बाद अच्छा, स्टार्ट हुआ। 70s के अंदर वेस्पा आना शुरू हुए। अच्छा, पहले इटालियन आते थे, फिर ये सफ़र जारी रहा 1995 तक। अच्छा। 1995 में लास्ट वेस्पा आया था जो हम्म। न्यू बॉडी लाइन का सबसे बड़ा भाई था, जो कि सेल्फ स्टार्ट था अच्छा, और उसमें इंडिकेटर्स वगैरह थे। 1995 के बाद पाकिस्तान में वेस्पास आने बंद हो गए थे अच्छा। क्योंकि दुनिया जो है वो 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक पे चले गई। लेकिन इसमें मुस्तफा भाई इसमें मॉडल्स कौन कौन से हैं, मतलब इसमें मॉडल जिस तरह उमर भाई ने जिक्र किया VBB जिसको बाठा भी कहते हैं, वो 1962 मॉडल पाकिस्तान में इन द अर्ली 70s आया 65 की जंग के बाद। सही है। सबसे पहले VBB आया 1T जो जनरेशन 1 है, फिर 2T है जो जनरेशन 2 है जिसमें हल्का सा टेल का फर्क होता है। सही है। उसके बाद हमारे पास पहला सुपर जिसमें राउंड हेडलाइट और राउंड हैंडल के साथ। उसमें आप भूल गए हैं जनरेशन 3 भी आई थी 62, 63, 64 और 65 तक। वो ब्रेक शूज में उसका थोड़ा सा VBB सीरीज आई थी जिसे बाठे के नाम से जो सब मशहूर हैं। इनमें माइनर सा डिफरेंस है। 62 की जो टेल है पीछे आप उसको दोम कह दें या जो भी आप उसको मुखातिब कर लें वो गोल है, उसके बस केयर में आना है। बस ये माइनर सा डिफरेंस है और इसके इंजन पे VBB Gen 1, Gen 2 और Gen 3 बाकायदा मेंशन होता है। और जो VBB 2T है सॉरी 1T है जो जिसको बाठा कहते हैं, उसका जो पिस्टन होता था वो भी हमारे आम जो सुपर से फर्क है। अच्छा। तो काफी लोगों ने अपने VBB के अंदर सिलेंडर सुपर वाला लगा दी। सही है। उसका पिस्टन नहीं अब मिलता। उसके पिस्टन में ना ऊपर हेड पे एक नोकीली सी वो ट्रायंगुलर शेप बनी होती है, उसका पिस्टन भी जो लास्ट मॉडल था जो कि उमर भी बता रहे हैं कि जी 95 में आया, जी वो कौन सा किस कैटेगरी में आता था? वो उसको दुबई मॉडल भी कहते हैं, उसको LML भी कहते हैं। वो 2-3 फॉर्मेट्स में है। अच्छा। जो चीजें उनमें कॉमन है वो एक तो इशारे इंडिकेटर्स, उसके बाद उसमें सेल्फ स्टार्ट है। अच्छा। जिसमें वो कुछ लोग बैटरी लगा लेते हैं, कुछ लोग CDI जिसको हम कहते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम। नहीं, वो होता ही 12 वोल्ट का CDI है। अच्छा। जो उसमें 3 तरह देखें, पहले न्यू बॉडी लाइन आया जिसमें कोई इशारा नहीं था, इंडिकेटर नहीं था या बैटरी नहीं थी, लोग ऑल्टर करके लगाते थे। फिर वही शेप के अंदर CDI आया बैटरी के साथ 12 वोल्ट में, ये जो है इंडिकेटर्स के साथ। अच्छा। ठीक है। फिर वो जो ये दुबई इंपोर्ट वाले हैं उसमें एक बड़ा रेयर मॉडल था, वो बहुत ही रेयर है, पाकिस्तान में कुछ लोगों के पास ही होगा अब भी। अच्छा। आपका अगर काउंट करना शुरू करें तो पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 होंगे। सही। उसमें ब्रेकिंग सिस्टम अपग्रेडेड था और कुछ माइनर चेंजेस थी। डिस्क ब्रेक्स भी आई थी। वो डिस्क नहीं थी, वो डिस्क टाइप चीज आप कह लें कि जी वो अच्छी ड्रम्स अच्छे थे। ठीक। वो बाहर से ऐसे लगता था जैसे अंदर डिस्क होगी, एक कवर उसके ऊपर होता था, तो वो देख के ऐसे ही लगता है कि जी डिस्क हो। तो अभी इस वक्त करंट पाकिस्तान में वेस्पा की रेस्टोरेशन इतनी मुश्किल क्यों है? मुश्किल नहीं है। अच्छा। एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, फिर लोग जो है ना वो दिल छोड़ देते हैं। एक्सपेंसिव तो है। मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि देखें पार्ट्स तो मुस्तफ़ा ही आपको बताएंगे। देखें हर कुछ अरसे के बाद रैपिड इंक्रीज़ है पार्ट्स का। इसमें मैं सिर्फ एक बात ही, जैसे कि कार्बोरेटर जब मैंने 2022 में न्यू बॉडी लाइन रीस्टोर किया था, मैंने मुस्तफ़ा से ही 2500 का लिया था। अच्छा। जब मैंने ये 2500 का 2500 का। अच्छा। ठीक है, इंडियन। सही है। At that time dollar was I guess somewhere around 120 to 130। जैसे कि न्यू बॉडी लाइन के बाद जब मैंने VBB रीस्टोर किए 62 और 64, तो मैंने कार्बोरेटर उनके जब डलवाए तो कार्बोरेटर जो था वो 10,000 का हो चुका था। सही है। 10,000 के मैंने लिए, मगर तब मैंने ये फैसला किया कि मैं एक्स्ट्रा सामान भी खरीद लूँगा। यही वजह कि जी मैंने 4 ब्रांड न्यू कार्बोरेटर एक्स्ट्रा खरीद लिए, शॉक्स एक्स्ट्रा खरीद लिए, बहुत सा सामान, हेडलाइट्स, बैक टेल लाइट VBB की, न्यू बॉडी लाइन की मैंने 3 एक्स्ट्रा खरीद के रखी। सही है। क्योंकि मैंने इसलिए ख़रीदी कि अगर मुस्तफ़ा का प्लान बदल जाए, बिज़नेस
शफल करने का या चेंज करने का, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर तो कोई भी कुछ नहीं पाकिस्तान में कर सकता, तो क्योंकि यही मेन इम्पोर्टर है। और दूसरी रीज़न ये थी कि जी जब प्राइस इंक्रीज़ है तो मैं उससे फाइट कर सकूँ, मेरे पास पार्ट्स, इसलिए मेरे पास काफ़ी, मैं कोई अपनी इमारत नहीं कर रहा, मगर वेस्पा की रेस्टोरेशन के अलावा इस शॉप के साथ मैंने 2-2.5 लाख के पार्ट्स अलहदा ख़रीदे हैं। ये मुस्तफ़ा आपको इसकी गवाही दे देंगे कि वो क्यों ख़रीदे या उनकी क्या वजह थी। उसकी यही वजह थी कि प्राइसिंग को मैं कंट्रोल कर सकूँ और मेरे पास वो रेडिली अवेलेबल हो, चाहे जेन्युइन ट्रेडर्स उनको इंपोर्ट करे या ना करे। सही अब है। आपने मुझसे सवाल जो किया था कि जी मुश्किल क्यों है? मुश्किल तो है क्योंकि मेहनत बहुत है, ठीक है, हर कोई मेहनत नहीं करता, मगर पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो शौकीन हैं और वो तैयार करते हैं और बड़े अच्छे तैयार करते हैं। उसमें कुछ सर्विसेज लेते हैं मैकेनिक्स की या जो रेस्टोरेशन कंपनीज बनी हुई हैं, या फिर कुछ लोग जो है इंडिविजुअली खुद करते हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा अपने खुद रीस्टोर करता है, मैं करता हूँ। अब मैंने इसको कैटेगराइज ऐसे किया है कि जी देयर आर 3 to 4 टाइप्स ऑफ रेस्टोरेशन। जो नंबर 1 रेस्टोरेशन है ना, जिसे ज़ईफ़ रेस्टोरेशन कहेंगे, कि आपने एक स्कूटर ख़रीदा, उसको बस मुनासिब सा रंग फेर लिया या खुद ही स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया, चलाने के काबिल कर लिया और उसके काम कर दिया, पुराने पार्ट्स ही, यानी कि नया क्या डलेगा, उसमें सिर्फ तारें तूरें ही डलेंगी जो क्लच की हैं या इस तरह उसी में एडजस्ट कर दिया जो है, उसी में को कर दिया, मीटर साफ कर दिया या कार्बोरेटर को पेट्रोल से धो के बस चलाने के काबिल कर दिया। वो तो लाइट्स वगैरह टूटी हुई हैं वो एडजस्ट कर दी, क्योंकि आप देखें 100K के अंडर की बजट की बात हो रही है। अगर आप पूरा स्कूटर खोलते हैं तो पूरा स्कूटर खोल के बंद करने में, अगर आप एच स्कूटर खड़ा, अगर आप उसको खोल के बंद करें आपका 50K लग जाएगा। वो जैसे ही आप स्कूटर खोलना शुरू करते हैं ना, जैसे वो खुलता जाता है ना, तो वैसे जो है ना आपके बैंक के दरवाजे भी खुल जाते हैं, ठीक है। उसमें अब जो सेकंड रेस्टोरेशन है वो एक एवरेज रेस्टोरेशन है, अगर वो बंदा खुद करता है सर पे खड़ा बैठा के, वो 2.5 से 3 लाख में हो जाती है। ओके, ठीक है, अब करंट डेट में, ठीक है, पहले की बात नहीं कर रहा, वो उसमें भी कॉम्प्रोमाइजेज हैं पार्ट्स में। थर्ड रेस्टोरेशन है जो एलीट रेस्टोरेशन है, जो टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तान में, सही है, ठीक है, मिक्स पार्ट्स जो कि कम लोग करवाते हैं। हाँ जी, उसमें जेन्युइन ट्रेडर ही वो पार्ट्स सप्लाई करता है, जिसके अंदर इंडियन पार्ट्स हैं, पाकिस्तान लोकल कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि उसमें लोकल पार्ट्स में पाकिस्तान तो वैसे कुछ नहीं बनाता, मगर रिम्स पाकिस्तान बनाता है, तो वो लोकल पार्ट हो गया ना, शॉक्स बनाता है, बॉडी के ट्रिम्स हो गए, फुट के ट्रिम्स हो गए। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि उन ट्रिम्स के अलावा जो है ना लोग कॉम्प्रोमाइजेज उसमें भी करते हैं कई चीज़ों के, तो वो 2, 2.5, 3 के दरमियान में कोई भी फिगर टच कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। अब VBB है तो उसके फर्क चार्जेस है, पार्ट्स के साइज बात है, उसके रेट्स में फर्क आ जाएगा, फिर एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है, जो कि मेरे स्कूटर्स की, उसमें मिक्स पार्ट्स हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, इटालियन और ताइवान के। सही है, ठीक है जी। करंट डेट के अंदर वो ईजिली, अगर मैं ही अपना स्कूटर रिस्टोर करूं तो 4 से 5 लाख कोई भी अमाउंट जो 4 to 5 लाख के दरमियान में होगा। सही है। अब इसमें ये भी होता है कि देखें, हम जो मकसद है इस इंटरव्यू का वो ये है ना कि देखें जो शौकीन हज़रात हैं वो अपना शौक़ पूरा कर सकें, ना कि उनको एक्सप्लॉयड करें। सही है, मैं सबका नहीं कहूँगा कि सब ख़राब हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जी जिनको नहीं पता कि रिस्टोर कैसे करना है, वो फिर सर्विसेज लेते हैं मैकेनिक्स की या डिफरेंट लोगों की जो रिस्टोर करके देते हैं, या मुझे ही कोई कह दे कि रिस्टोर तो इस दौरान जब आपने रिस्टोर किया था तो आपको भी तो बिल्कुल मुझे कोई एक आदि तो बताए ना। मैं आपको वो आगे चल के बताते हैं। अच्छा। वो तो रेस्टोरेशन के अंदर डिफरेंट होते हैं कि बदमज़गी भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, गुस्सा भी आता है, आप टेम्परामेंट अपना लूज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा भी वक्त आया था कि जी मुझे जानवर बनना पड़ा था। अच्छा। जब मैंने 2022 के अंदर रिस्टोर की है तो ये कंडीशन आ गई थी कि जी जो एक्सट्रीम होती है ना वो वाला जो है सिनेरियो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेरा स्कूटर जो है सब कुछ डेंटिंग के बाद जो है ना वो खड़ा था। पेंट के लिए जो है मुझे 4 महीने वेट करना पड़ा, जबकि मैंने उस ज़माने में पेंट के चार्जेस होते थे, कोई टॉप ऑफ द लाइन पेंटर कोई था, मैं नाम नहीं लूँगा, काम उनका अभी भी बड़ा अच्छा है, मैंने ही उनका रेट बढ़ाया। अब बात से बात चली है, आपका क्वेश्चन तो कुछ और था, मगर वो बात चल पड़ी, एक रिदम बन गया। तो मैं उसी में ही रेस्टोरेशन में ही आएगा ना कि आपको मुश्किलात आपने रिस्टोर की हैं तो आपको क्या क्या मुश्किलात आई हैं, तो वो उसी में आएगा। उसमें मुश्किल तो नहीं आई, उसमें ये था कि जी मैंने पैसों से कहीं नहीं रोका। पार्ट्स मैंने वेरी फर्स्ट डे जेन्युइन ट्रेडर्स में
इनके जो सेल्समैन हैं खालिद साहब, उनको महबूब साहब सॉरी महबूब साहब को पता है कि जी मैं वन गो के अंदर ही सारे सामान खरीद लिया था। मैंने उन कस्टमर्स की तरह नहीं किया था कि जी आधी चीज़ें मैकेनिक का हाथ रोक दिया। मैंने जिस मैकेनिक से करवाया था मैंने उसका हाथ नहीं रोका, सब कुछ रेडिली अवेलेबल था कि कोई जवाब नहीं बनता था कि जी वो कह सकें कि जी ये नहीं है या इस वजह से। लेकिन उसके बावजूद मगर देखिए मैं आपको वो बताऊं सिनेरियो लोगों को समझ आ जाएगी। मैंने जिन पेंटर से करवाया उनका नाम बचता है, अच्छा ठीक है जी, 25,000 उनका रेट था, मैंने 38,000 उनको दिया। कैंडी एप्पल रेड एक कस्टमाइज कलर है जो कि गाड़ियों की दुनिया में जो गाड़ियां मॉडिफाई करते हैं उनमें बड़े लोगों ने करवाया कैंडी एप्पल रेड। अगर ये इंटरव्यू या पॉडकास्ट जो भी इसको कह लें, अगर कोई गाड़ियों से रिलेटेड बंदा देखेगा जो गाड़ियों का शौकीन है उसको पता चल जाएगा कि मैं किस कलर की बात कर रहा हूं। सही है ठीक है, मैंने वो कलर करवाया कैंडी एप्पल रेड। अब बात ये है कि जी उस कलर के बाद उन हजरत को 8 ऑर्डर्स मिले सेम कलर के। और वो मैं दंग रह जाता हूँ उन स्कूटर्स को देख के कि वो इतने अच्छे हैं, जबकि आपसे ज्यादा अच्छा काम कर मेरे से अच्छा मेरा सत्यानाश किया ये तो कहेंगे ना कि आपके वाले पे उन्होंने अपने हाथ सीधे नहीं हाथ नहीं सीधे किए। देखिए ऑलरेडी पेंटर है ना, नया बंदा नहीं। अब देखें अब उसमें नुक्स क्या था कि जी सारा स्कूटर एक शेड का है, डिग्गी का जो ढक्कन है वो कोई अंधा भी देखे तो वो कहे कि वो डिफरेंट है कलर, उसमें डिफरेंस है। अच्छा जो काम सारी जिंदगी करता है कोई मैकेनिक या पेंटर या कोई भी कारीगर हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, ये गलती माफ नहीं है उसको कि कलर में फर्क आ जाए, या अगर आ भी गया है तो अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, नेमत है हमारे लिए बहुत, आप उसको सेट कर दो, ठीक है आप उसको ठीक करें। फिर जो मेरे स्कूटर का हेड है वेरी फर्स्ट मंथ उसके ऊपर ना दाने दाने फोड़े बनना शुरू हो गए। या मैंने उनको कहा कि ये तो उन्होंने इस तरह उनकी टोन ऐसे है बोलने, तो यार ये तो जो है ना बड़ा पुराना लोया है ते तू स्टिकर डाले। अब देखें मैंने 2022 में 4 लाख लगाया था, 380 लगाया था, सॉरी 20 मैंने राउंड में कह दिया, 380, और जिसकी मेरे पास बाकायदा स्लिप्स हैं